इस वीडियो में पहले हम ये समझेंगे कि ये जो बांग्लादेश है और ये जो नेपाल में अभी अभी यूथ प्रोटेस्ट हुए हैं वो किस रीजन से शुरू हुए हैं। दूसरा ये कि वो टर्निंग पॉइंट क्या था जिसकी वजह से सरकार तक गिर गई। और तीसरा ये कि इन आंदोलनों का साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए चलते हैं और इस बात को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक तरफ बांग्लादेश का यूथ लेड अपराइजिंग जिसने शेख हसीना की 15 साल पुरानी हुकूमत को एक महीने में धूल में मिला दिया, जिसमें हजारों जाने गई और एक नई शुरुआत हुई। दूसरी तरफ नेपाल का जेनजी ड्रिवन प्रोटेस्ट जो सितंबर 2025 में सोशल मीडिया बैन और करप्शन के खिलाफ शुरू हुआ और पीएम केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देखिए, यह आंदोलन किसी एक दिन के गुस्से से पैदा नहीं हुए हैं। इनकी जड़ों में बरसों का जमा हुआ गुस्सा है। एक ऐसा गुस्सा जो सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स से उपजा है। अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में यह सब जुलाई 2024 में ही शुरू हो गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने पुराना जॉब कोटा सिस्टम वापस लागू कर दिया। इस सिस्टम के तहत हुआ क्या था, इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। 30% गवर्नमेंट जॉब्स 1971 के जो आंदोलन थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके परिवारों को दे दी गई थी। अब सोचिए, 30% गवर्नमेंट जॉब्स, 5% उनके बच्चों के लिए आरक्षित कर दी गई और 26% वॉर विक्टिम्स के लिए रिजर्व कर दिया गया। अब ये जो कोटा सिस्टम था, ये शेख हसीना की जो आवामी लीग पार्टी थी उसके लिए एक पॉलिटिकल टूल बन गया। उनके वफादार सपोर्टर्स को रिवॉर्ड देने का एक तरीके से एक जरिया बन गया। लेकिन युवाओं के लिए, जो यूथ थे, उनके लिए एक बड़ा धोखा था। बांग्लादेश की इकॉनमी तेजी से बढ़ रही थी। आपको यकीन नहीं होगा, उस वक्त पे जो जीडीपी ग्रोथ था बांग्लादेश का वो 6 to 7% था, लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ इलीट क्लास तक पहुंच रही थी। समझ रहे हैं आप? 18 मिलियन युवा जॉबलेस थे। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि कोटा सिस्टम उनके मेरिट को दबा दे जा रहा था। इन्फ्लेशन जो था, यानी कि महंगाई 9.5% के ऊपर चली गई थी। जो खाद्य पदार्थ थे उनकी कीमतें आसमान छू रही थी और करप्शन हर स्तर पर फैल चुका था। हसीना की सरकार ने ऑपोजिशन को दबाना शुरू कर दिया। बीएनपी और जमाते इस्लामी को फासिस्ट कहते हुए उनके लीडर्स को जेल के अंदर भर दिया और इलेक्शंस को रिग कर दिया। 2018 और 2024 के इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट सिर्फ 40% हुआ था, जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की कमी दिखाता है। अब कल्चर और सोशल पहलू को भी देख लेते हैं। बांग्लादेश जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, जहां युवाओं के लिए एक जनरेशनल डिसकंटेंट उभर रहा था। हसीना के रूल में डिजिटल सर्वेलेंस जो है वो बढ़ गया था। ऑपोजिशन को वो लोग रजाकार कहकर लेबल कर दिया करते थे और यूथ को एपॉलिटिकल रखने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सोशल मीडिया ने यह सब बदल दिया। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, टिकटॉक और व्हाट्सएप पर हैशटैग कोटा रिफॉर्म वायरल हो गया। ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जैसे ढाका यूनिवर्सिटी के अबू सईद, जो एक सिंपल जॉब सीकर थे, आंदोलन का चेहरा बन गए। अबू सईद को पुलिस ने गोली मार दी थी और उसकी तस्वीर दुनिया भर में फैल गई। ये युवा सिर्फ जॉब की मांग अब नहीं कर रहे थे, बल्कि ये एक सिस्टम चाहते थे जो कि फेयर हो। वहीं अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल की कहानी भी इससे ही मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा अलग फ्लेवर है इसका। सितंबर 2025 में जब सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, सब पर बैन लगा दिया, युवा सड़क पर उतर आए। देखिए, ये जो एक बैन था ये एक छोटा ट्रिगर था, लेकिन असली रूट कॉज बरसों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक बेचैनी से थी। नेपाल में 13 साल से 13 सरकारें बदली, एक रिकॉर्ड जो इंस्टेबिलिटी को दिखाता है। करप्शन हर जगह है। 2017 के एयरबस स्कैम में 1.47 बिलियन नेपालीज रुपीस का घोटाला हुआ। सोचिए कितना बड़ा घोटाला, जिसमें एविएशन मिनिस्टर और टॉप ऑफिशियल्स जेल गए, लेकिन सिस्टम नहीं सुधरा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% के करीब पहुंच गया युवाओं में और बहुत से अब्रॉड चले गए। गल्फ कंट्रीज में जाके वो मजदूरी करने लगे। इकोनॉमिक ग्रोथ 4 to 5% है, लेकिन इनका फायदा केवल इलीट और यहां पे भी पॉलिटिशियंस और नेपोटिज्म को मिल रहा था। पीएम केपी शर्मा ओली और अपोजिशन लीडर पुष्पा कमल दाहाल, जिन्हें प्रचंडा कहते हैं, उनकी राजनीति ने देश को हिलाकर रख दिया। युवाओं को लगने लगा कि उनका भविष्य जो है अब वो बिक रहा है। अब इसको जरा सा सोशल और कल्चर के रूप में भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, नेपाल जो है एक डाइवर्स देश है, जहां कास्ट, एथनिसिटी और पहाड़ी मदेशी डिवाइड है। लेकिन जेनजी ने इसे
पार कर अपनी आवाज उठाई है। उनका गुस्सा जनरेशनल जस्टिस का था। पुराने पॉलिटिशियन जैसे कि ओली जो 70s के लीडर हैं, आज भी कुर्सी पर बैठकर युवाओं के सपनों पे कब्जा कर रहे हैं। सोशल मीडिया का रोल यहां भी सेंट्रल था। बैन से पहले ही नेपो किड्स और करप्शन फ्री नेपाल जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, जो पॉलिटिशियंस के बच्चे के लेविश लाइफस्टाइल को एक्सपोज कर रहे थे। ऑर्डिनरी युवा जैसे कि काठमांडू के कॉलेज स्टूडेंट्स और आईटी फ्रीलांसर्स आंदोलन के फेसेस बन गए। डायस्पोरा ने भी मदद की। यूएस और ऑस्ट्रेलिया में नेपाली युवाओं ने ऑनलाइन कैंपेन चलाए, फंड्स कलेक्ट किए। ह्यूमन राइट वॉच के रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन एक साइलेंट क्राइसिस था जो इस बैन ने एक्सपोज करके रख दिया। देखिए, एक चीज है कि दोनों देशों में युवाओं ने क्या किया कि अपने आप को एपॉलिटिकल रखा, किसी एक पार्टी से नहीं जुड़े। ये दोनों में कॉमन थी और यहां से एक नई पीढ़ी के क्रांति की शुरुआत होती है, जॉब, इंसाफ और ट्रांसपेरेंसी के लिए। अब जरा टर्निंग पॉइंट को समझते हैं। देखिए, आंदोलन के उस हिस्से को समझना बहुत जरूरी है जहां छोटे प्रोटेस्ट एक बड़ी क्रांति बन जाते हैं। बांग्लादेश में कोटा रिफॉर्म के प्रोटेस्ट जुलाई 1, 2024 को शुरू हो गए थे, लेकिन एस्केलेशन तब हुआ जब हसीना सरकार ने उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम का ग्रुप बना जो नॉन वायलेंट था, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज, टीयर गैस और गोलियां चला दी। टर्निंग पॉइंट था 16 जुलाई का दिन जब अबू सईद को पुलिस ने गोली मार दी। उसकी वीडियो वायरल हुई और प्रोटेस्ट्स ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हसीना ने प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट और रजाकार कहा। स्टेट प्रोपेगेंडा चलाया गया कि बीएनपी और जमात के हाथों का यह एक खेल है। इंटरनेट ब्लैकआउट 11 दिन चला, कर्फ्यू लगा, लेकिन युवाओं ने वीपीएन्स और सैटेलाइट इंटरनेट से कनेक्ट रहकर मोमेंटम बनाए रखा। वायलेंट क्लैशेस में 4 अगस्त के दिन, सोचिए, एक दिन में 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। टोटल 1581 लोगों के मरने की बात कही जाती है। 20,000 जख्मी है, 11,000 अरेस्ट कर लिए गए। आवामी लीग के स्टूडेंट विंग छात्र लीग ने कैंपसेस पर हमले किए और युवाओं ने मार्च टू ढाका किया। इस कैंपेन को ग्लोबल अटेंशन मिला जब एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट जारी की। डायस्पोरा ने लंदन और न्यूयॉर्क में रैलियां निकाली। 5 अगस्त को आर्मी ने प्रोटेस्टर्स का साथ दे दिया और हसीना के वफादार आर्मी चीफ ने फायर रोक दिया और हसीना हेलीकॉप्टर से इंडिया भाग के आ गई। देखिए, ये था वो मूवमेंट जब आंदोलन ने अथॉरिटेरियन रूल को हिला दिया। आइडियोलॉजी यहां की था डेमोक्रेसी की मांग, ट्रांसपेरेंसी, नेशनलिज्म जो कि 1971 की आजादी की याद दिला रहा था, और जनरेशनल जस्टिस। युवाओं ने कहा, हसीना तुम्हार समय शेष हो गेलो, यानी कि हसीना तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। अब जरा नेपाल के प्रोटेस्ट को देखते हैं। नेपाल में प्रोटेस्ट 8 सितंबर 2025 को शुरू हुए सोशल मीडिया बैन के खिलाफ। काठमांडू के दरबार स्क्वायर पे हजारों युवा जमा हुए। अर्बन यूथ का मास मोबिलाइजेशन था ये। स्टेट रिस्पांस बहुत ही ब्रूटल था। पुलिस ने टीयर गैस चलाए, वाटर कैनन्स चलाए, रबर बुलेट्स चलाए, यहां तक कि डायरेक्ट गोलियां चलाई। 2 दिनों में 19 मौतें हो गई। सोचिए, 300 से ज्यादा लोग जख्मी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि हेडशॉट मारे गए थे। ह्यूमन राइट वॉच ने कहा कि एक्सेसिव फोर्स यूज हुआ है। प्रोटेस्टर्स ने पीएम ओली के घर पर पत्थर बरसाए। कम्युनिकेशन मिनिस्टर रेखा शर्मा के घर पर आग लगा दी गई और प्रचंडा के ऑफिस को घेर लिया गया। आंदोलन डिसेंट्रलाइज था, कोई एक सेंट्रल पावर नहीं था, लेकिन टिकटॉक वीडियोस, इनक्रिप्टेड टेलीग्राम ग्रुप्स और वीपीएन ने इसे चलाया। स्टेट प्रोपेगेंडा था कि एंटी नेशनल कह के इस एलिमेंट को दबा दिया जाए। युवाओं ने फ्री नेपाल और एंड नेपोटिज्म से नैरेटिव बदलने की कोशिश करी। डायस्पोरा रोल यहां भी था। गल्फ में नेपाली माइग्रेंट्स ने रिमिटेंसेस रोकने की धमकी दी। यूएस में पिटीशंस चलाई गई। टर्निंग पॉइंट था 9 सितंबर का जब ओली ने रिजाइन कर दिया। आर्मी चीफ ने वहां पे टेम्पररी कंट्रोल ले लिया और बैन हटा लिया गया। देखिए, ये एक टेक ड्रिवन एक्टिविज्म था जहां एक वायरल वीडियो से हजारों लोग मोबिलाइज हुए। दोनों में सिमिलरिटी है। क्या क्या? पुलिस वायलेंस, ब्लैकआउट्स, क्रैकडाउन, लेकिन बांग्लादेश में ज्यादा यह ब्लडी था। नेपाल में इसका लेकिन फास्टर रिवॉल्यूशन था। आप देखेंगे 2-3 दिनों में ही सारी चीजें हो गई।
आइडियोलॉजी में डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों में कॉमन है, लेकिन बांग्लादेश में नेशनलिज्म स्ट्रांग था। नेपाल में एंटी करप्शन और डिजिटल फ्रीडम पे फोकस दिया गया था। दोनों में मोमेंटम सस्टेन किया गया, सोशल मीडिया से, डायस्पोरा से और ए पॉलिटिकल रहकर। आप ध्यान दीजिए कि कोई भी इसमें डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं थी। अब जरा से इसके थोड़े से आउटकम को देखते हैं और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम आउटकम देखें तो बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनी। नोबेल विनर मोहम्मद यूसुफ जो है वो चीफ एडवाइजर बने। स्टूडेंट ने नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन सेट किया गया। उसके बाद इमीडिएटली 12,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया। लेकिन ऑनगोइंग क्राइसिस है, अभी भी बांग्लादेश स्टेबल नहीं हुआ है। वहां कम्युनल वायलेंस बढ़ गए हैं, हिंदू माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, कई अटैक्स हुए हैं। हसीना इंडिया में एग्जाइल में है, जो बांग्लादेश इंडिया रिलेशन को भी खराब कर रहा है। अब देखिए, यहां पे ग्लोबल डिस्कोर्स में भी यूथ रिवॉल्यूशन का ये जो था बांग्लादेश वाला एक एग्जाम्पल बन गया। लेकिन लॉन्ग टर्म सवाल यही था कि क्या जेनजी इस तरीके के जो रिफॉर्म्स है, जो करना वो चाहते हैं, उसको कर पाएंगे। वहीं अगर आप नेपाल की बात करें तो 9 सितंबर 2025 को ओली ने रिजाइन दे दिया, राष्ट्रपति ने रिजाइन दे दिया, नेपाल की गवर्नमेंट गिर जाती है। पर वही सवाल फिर से उठने लगता है, जिस तरीके से पार्लियामेंट को जलाया गया, एक्सपीएम की वाइफ तक को जला दिया गया, उसके बाद आर्मी ने कंट्रोल अनाउंस कर दिया, वो साफ दिखा रहा है कि अभी भी स्टेबिलिटी नेपाल के अंदर आने में शायद काफी वक्त लगेगा। देखिए, एक बात तो तय है कि ये जो दोनों आंदोलन हुए, इसने साउथ एशिया के इतिहास में एक नया चैप्टर तो डाल दिया है। देखिए, एक तरफ ढाका की सड़कों पर लहू बहा तो दूसरी तरफ काठमांडू में मोबाइल स्क्रीन से क्रांति हुई। ये दोनों हमें याद दिलाते हैं कि अगर युवा शक्ति जग जाए ना, तो कोई भी भविष्य बदला जा सकता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि क्या इस तरह के आंदोलन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आ सकते हैं, या पुराने पॉलिटिकल एलिट्स इसे अपने फायदे के लिए निगल जाएंगे, या कोई अपॉर्चुनिस्ट जो कि किसी और के इशारे पर इस आंदोलन का हीरो बन जाएगा और युवाओं को फिर से गुमराह कर जाएगा। सवाल बहुत सारे हैं। वैसे आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।